नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जूली। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पहली कहानी, बिजनौर का जघन्य अपराध। आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। ये बात 2025 की है। 12 नवंबर 2025 की दोपहर बिजनौर के नांगला गांव के खेतों में हमेशा की तरह शांति थी। 30 साल का विक्रम चौहान अपने खेत में काम कर रहा था। घर वालों को लगा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो शाम तक घर नहीं आया। रात होने पर जब विक्रम नहीं लौटा तो परिवार ने गांव और आसपास के खेतों में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 13 नवंबर को भी परिवार और रिश्तेदारों ने दिन भर विक्रम को ढूंढने की कोशिश की। किसी ने बताया कि उसने विक्रम को गांव की ओर जाते नहीं देखा। इससे घरवालों की चिंता और बढ़ गई। 14 नवंबर को आखिरकार प्रकाश चौहान ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 15 नवंबर की सुबह प्रकाश चौहान ने पुलिस को फोन कर बताया कि विक्रम उनके ही खेत में पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। उन्होंने ये शक भी जताया कि शायद किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया होगा। पुलिस को सूचना मिलते ही वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये तो सीधा सीधा हत्या का मामला था। विक्रम के शरीर पर जो चोट के निशान थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि हमलावर और विक्रम के बीच गंभीर झगड़ा हुआ होगा। पुलिस ने विक्रम के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि ये मामला दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक गंदे रिश्ते की वजह से हुआ था। नांगला एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में 60 साल के प्रकाश चौहान रहते थे। जब उनका बेटा विक्रम बड़ा हुआ तो उसके लिए शादी का रिश्ता देखने की बात शुरू हुई। प्रकाश की पत्नी पहले ही मर चुकी थी, इसलिए उन्हें लगता था कि घर में बहू आएगी तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की मदद से आखिर विक्रम का रिश्ता तय हो गया। मेहनती लड़का था, खेत में काम करता और साथ में कुछ छोटे मोटे काम करके अच्छी कमाई भी करता था, इसलिए उसकी शादी पायल से जल्दी ही फाइनल हो गई। पायल खूबसूरत लड़की थी, गांव में उसकी तारीफ होती थी। अब वही उसकी पत्नी बनकर घर आई। शादी के कुछ महीने घर में सब खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। नया जोड़ा अपने छोटे से संसार में खुश था। बहू आने से प्रकाश भी खुश थे। उन्हें लगता था कि अब उनके बेटे की जिंदगी सेट हो गई है। विक्रम की शादी के बाद घर में बहू आ गई थी। अब घर में कोई था जो प्रकाश की भी देखभाल कर सके। प्रकाश बूढ़े थे और ज्यादातर समय घर पर अकेले रहते थे, क्योंकि विक्रम दिन भर खेत में रहता था। विक्रम की पत्नी की नज़र में उसके ससुर के लिए सिर्फ इज्जत थी। वो उन्हें अपना बड़ा मानती थी। घर में वही ससुर की देखभाल करती थी। उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब वही देखती थी। घर में दिन भर केवल बहू और प्रकाश ही रहते थे, इसलिए बहू का रहना सहना और काम करना आसान हो गया। लेकिन धीरे धीरे प्रकाश का बिहेवियर बदलने लगा। वो अब बहू की हर बात और हर काम पर ध्यान देने लगा। उसके हर काम में हेल्प करना, हर हल्की बात पर भी उसकी नज़र रहती। शुरू में पायल को लगा कि ये बस एक बूढ़े आदमी की मामूली परवाह और मदद है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके ससुर की नज़र बदल रही है। जब वो चलती या खड़ी होती थी तो वो भी उसके शरीर पर नज़र रखता था। जब उसने देखा कि वो उसे लालच भरी नज़रों से देख रहा है तो वो डर गई, लेकिन वो चुप रही। उसे डर था कि घर बर्बाद हो जाएगा, और उसे चिंता थी कि अगर उसने अपने पति को बताया तो क्या होगा। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और साथ ही बारिश का मौसम भी आ गया। विक्रम जो खेत में काम करने गया था, बारिश के वजह से वहीं फंस गया। दूसरी तरफ पायल कोशिश कर रही थी कि उसके कपड़े भीग न जाएं, इसलिए वो जल्दी जल्दी कपड़े अंदर ले जा रही थी। तभी प्रकाश ने मदद करने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसने हाथ कस लिया और छोड़ दिया। अब पायल समझ गई थी कि प्रकाश के मन में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन वो किसे बताएं? ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि उसकी सास नहीं थी। अगर वो किसी और को बताती तो उसकी बदनामी होती। यही वजह थी कि प्रकाश की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके बाद प्रकाश धीरे धीरे पायल का भरोसा जीतने लगा। वो उसकी मदद करने और हर छोटी बात पर ध्यान देने लगा, और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम दिन भर खेत में व्यस्त रहता था, इसलिए बहू को प्रकाश के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा।
धीरे धीरे पायल विक्रम के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने लगी। एक रात घर में बहू और विक्रम के बीच झगड़ा हुआ। विक्रम गुस्से में बाहर चला गया। बहू बहुत परेशान और अकेली थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रकाश उसके पास गया और सहारा देने का दिखावा किया। बहू डर और अकेलेपन में फंसी हुई थी और प्रकाश उसके पास बैठ गया। वो चुपचाप रो रही थी। उस रात प्रकाश ने मौके का पूरा फायदा उठाया और बहू के साथ गलत रिश्ता बना लिया। पहली बार उन्होंने गलत काम किया, लेकिन धीरे धीरे ये गलती बार बार होने लगी। घर में उनके पास बहुत खाली समय था और अक्सर वो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। घर में कोई और नहीं होने की वजह से वो अकेले रहते थे। हालांकि उनका ये गलत काम घर के अंदर ही हो रहा था, लेकिन इसे पूरी तरह छुपाना मुश्किल था। और फिर ऐसा हुआ। एक दिन विक्रम अचानक घर लौट आया। अपने काम से थके हारे घर पहुंचा। उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हक्का बक्का कर दिया। उसके पिता प्रकाश अपनी ही बहू पायल के साथ संबंध बना रहे हैं। विक्रम को तुरंत समझ में आ गया कि उसका ही पिता अपने ही घर में उसकी पत्नी के साथ ये कर रहा है। ये देखकर उसका दिल बहुत दुखी और गुस्से से भर गया। प्रकाश जल्दी जल्दी कपड़े सही करके घर से चला गया। पायल वहीं रोती रह गई। उस रात विक्रम ने अपनी रोती हुई पत्नी से पूछा कि ये सब कब से चल रहा है। पायल ने अपना चेहरा छुपाते हुए बस इतना कहा कि वो ये बात किसी को नहीं बता सकती। अगर वो विरोध करती या शिकायत करती तो उसकी ही बदनामी होती। जब प्रकाश घर पर आए तब विक्रम ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश कुछ समझना ही नहीं चाहता था। वो किसी भी हालत में बहू को अपने पास रखना चाहता था। प्रकाश ने विक्रम से चिल्लाकर कहा कि वो इसमें मत पड़े, वो उसे खुश रखेगा। विक्रम ने उस दिन पहली बार जोर से कहा, ये गलत है, ये पाप है। इससे घर का माहौल और खराब हो गया। 12 नवंबर के दिन करीब 2 बजे पिता प्रकाश ने बेटे विक्रम को खेत में मिलने के लिए बुलाया। पिता के कहने पर विक्रम वहां पहुंच गया। विक्रम को देखते ही उसके पिता ने उस पर फायर कर दिया, मगर गोली विक्रम को नहीं लगी और वो बच गया। लेकिन जब तक विक्रम कुछ समझ पाता तब तक उसके पिता ने फावड़ा उठा लिया और अपने बेटे विक्रम के सिर पर लगातार वार करने लगे। जब तक विक्रम मर नहीं गया उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा। विक्रम की मौत के बाद पिता प्रकाश खेत से वापस आ गया और फिर बेटे के लापता होने का ढोंग करने लगा। 2 दिन बाद प्रकाश ने खुद पुलिस को बताया कि उसका बेटा विक्रम गायब है। उसने पुलिस को ये भी कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने विक्रम पर हमला किया होगा, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में तुरंत ये समझ लिया कि ये हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि विक्रम के सिर पर धारदार हथियार से कई बार और बहुत जोर से वार किए गए थे। इन वारों से उसका सिर फट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस तरह की निर्दयी हत्या कोई मामूली झगड़े में नहीं होती। इसलिए पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि विक्रम को इतनी बेदर्दी से मारने वाला कौन हो सकता है। जांच में ये भी सामने आया था कि विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो साधारण जिंदगी जीता था और सभी से उसकी अच्छी बोलचाल थी। ऐसे में बिजनौर की नांगला पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इसी बीच अचानक विक्रम की पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने अपने पति के हत्या के मामले में अपने ससुर प्रकाश चौहान के खिलाफ केस दर्ज कराया। पहले पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर एक पत्नी अपनी पति के हत्या का आरोप अपने ससुर पर क्यों लगा रही है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने प्रकाश चौहान पर ध्यान देना शुरू किया और मामले की जांच में लग गई। जांच के दौरान मृतक विक्रम के पिता प्रकाश पर पुलिस का शक बढ़ता गया। आखिरकार पुलिस ने प्रकाश को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान प्रकाश ने जो बात बताई उसे सुनकर बिजनौर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल प्रकाश को लगता था कि वो अपने बेटे की हत्या कर देगा तो बहू को पालेगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जांच अभी जारी है। दूसरी कहानी, कानपुर की बेवफाई। और आज की दूसरी कहानी कानपुर की है। ये बात 2020 की है। कानपुर में एक थाना है बर्रा। 6 अक्टूबर 2020 शाम के 5 बज रहे थे। बर्रा थाने के थाना प्रभारी जसमीत सिंह पेट्रोलिंग पर निकलने वाले थे। तब उनके मोबाइल फोन पर एक अननोन पर्सन का कॉल आया। कॉलर ने सूचना दी कि जरौली फेज 1 के मकान नंबर 34 में एक महिला की हत्या हो गई है। मामला गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने तुरंत सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मकान के बाहर भीड़ जमा थी। भीड़ को हटाते हुए वे कमरे के अंदर पहुंचे, जहां एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। शव को देखकर साफ था कि महिला की ईंट से सिर कुचलकर हत्या की गई थी।
पूछताछ में पता चला कि मृतिका का नाम मीनाक्षी वर्मा है। वो पिछले 2 साल से अपने बच्चों के साथ एक रेंट के घर में रह रही थी। मृतिका की उम्र लगभग 35 साल थी। कमरे के अंदर खून से सनी ईंट शव के पास पड़ी थी। पुलिस ने उस ईंट को सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। थाना प्रभारी जसमीत सिंह अभी इंस्पेक्शन कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसएसपी नेहा शर्मा और एसपी आलोक राय भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने क्राइम सीन का बारीकी से इंस्पेक्शन किया और घटना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की। मृतिका का 10 साल का बेटा सुरेश शव के पास बैठा रो रहा था। एसपी आलोक राय ने उससे प्यार से क्वेश्चनिंग की। सुरेश ने बताया कि घटना के समय वो घर पर नहीं था। कुछ देर बाद जब वो घर लौटा तो उसकी मां रूम में डेड पड़ी थी। उनके सर से ब्लड बह रहा था। ये देखकर वो घबरा गया और शाउटिंग करता हुआ घर के बाहर आया। फिर उसने पड़ोसियों को इन्फॉर्मेशन दी। मृतिका की मासूम बेटी किरण और 5 वर्षीय बेटा गोपाल घटना के समय घर पर ही थे। गोपाल ने बताया कि उसकी मां का झगड़ा बाबू अंकल से हुआ था। उन्होंने मां के सर पर ईंट मारी और फिर वहां से चले गए। हम मां को आवाज देते रहे लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। पुलिस अधिकारी बच्चों से इन्फॉर्मेशन जुटा ही रहे थे कि मृतिका का पति सुनील वर्मा भी वहां पहुंच गया। उसने एसपी आलोक राय को बताया कि उसकी पत्नी मीनाक्षी वर्मा के नाजायज संबंध नरेश त्यागी उर्फ बाबू सिंह से थे, जो कानपुर देहात के ग्रहणपुर गांव का रहने वाला है। नरेश शहर में ऑटो चलाता है। नाजायज रिश्तों का विरोध करने पर मीनाक्षी अक्सर सुनील से झगड़ा करती थी और बाद में वो बच्चों के साथ जरौली फेज 1 में छात्र नेता मुकेश द्विवेदी के मकान में किराए पर रहने लगी थी। यहाँ उसके प्रेमी बाबू सिंह का आना जाना था। सुनील के अनुसार मीनाक्षी का व्यवहार काफी मनमौजी था। बाबू सिंह को शक हो गया था कि मीनाक्षी के किसी और युवक से भी संबंध है। इसी शक और विवाद के कारण उसने मीनाक्षी को मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों को मीनाक्षी वर्मा की हत्या और उसके किलर के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने थाना प्रभारी जसमीत सिंह को आदेश दिया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और कातिल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। आदेश मिलने पर जसमीत सिंह ने मृतिका के शव को लाला लाजपत राय में चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मृतिका के पति सुनील वर्मा की तरफ से धारा 302 भादमवी के तहत नरेश त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जसमीत सिंह अपनी टीम के साथ सबसे पहले नौबस्ता स्थित आरोपी के किराए के घर पहुंचे, लेकिन वो वहां से फरार हो चुका था। इसके बाद टीम ने उसके गांव ग्रहणपुर में दबिश दी, पर वो वहां भी नहीं मिला। टीम फिर उसके संभावित ठिकानों गजनेर, घाटमपुर और अकबरपुर पर गई, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकल गया। कई जगह तलाश करने के बाद पुलिस टीम हताश होकर लौट आई। इसके बाद थाना प्रभारी ने अपने इन्फॉर्मर्स का जाल फैला दिया। 15 अक्टूबर को पुलिस टीम को एक विशिष्ट जानकारी मिली। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नरेश त्यागी को बर्रा बाईपास पुल के पास से अरेस्ट कर लिया। थाने में जब उससे मीनाक्षी की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो वो पहले पूरी तरह मुकर गया, लेकिन जब पुलिस ने उस पर सख्ती की तो वो टूट गया और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में मीनाक्षी की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी कई बातें सामने आईं। पूछताछ के अनुसार मीनाक्षी अपने पति और प्रेमी दोनों से रिश्तों में तनाव पैदा कर रही थी, जो बाद में बड़े विवाद का कारण बना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक कस्बा है जहानाबाद, वहीं सुनील वर्मा रहता था। 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा था। लगभग 14 साल पहले उसका विवाह हमीरपुर के मौदहा निवासी जगदीश तिवारी की बेटी मीनाक्षी से हुआ था। सुनील ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो थोड़ा बहुत काम करके घर का गुजारा चलाता था। शादी के 3 साल बाद मीनाक्षी ने बेटे सुरेश को जन्म दिया। परिवार बढ़ने के साथ घर का खर्च भी बढ़ता गया। बहुत मेहनत के बावजूद सुनील उतनी इनकम नहीं ला पाता था जितनी जरूरत थी। सुनील का दोस्त रमेश कानपुर के आवास विकास नौबस्ता में रहता था और एक हार्डवेयर दुकान पर काम करता था। पत्नी के कहने पर सुनील ने रमेश से कानपुर में काम ढूंढने में मदद मांगी। रमेश ने उसे अपने पास बुला लिया और कहा कि कानपुर में काम के ज्यादा मौके हैं और कमाई भी बेहतर हो सकती है। सुनील कानपुर आ गया। रमेश ने उसे अपने घर पर रोकने और खाने पीने की व्यवस्था की। इसके बाद उसने सुनील को एक हार्डवेयर दुकान पर काम दिलवा दिया। सुनील की कमाई अब ठीक होने लगी तो उसने दामोदर नगर में एक कमरा किराए पर ले लिया और कुछ समय बाद अपनी पत्नी मीनाक्षी और बच्चे को भी वहीं शिफ्ट करा लिया। सुनील की गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ठीक चलने लगी। काम से उसे ज्यादा इनकम नहीं होती थी, लेकिन परिवार को अब किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी। कानपुर में रहते हुए मीनाक्षी ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। कानपुर आने के बाद मीनाक्षी की सोच और जरूरतें बदलने लगी।
अब वो साधारण नहीं बल्कि बेहतर और आरामदायक लाइफ चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके पास कीमती कपड़े, महंगा मोबाइल, कुछ ज्वेलरी और पर्स में हमेशा पैसे रहे। इधर बच्चों के बड़े होने के साथ घर का खर्च लगातार बढ़ रहा था। पढ़ाई का खर्च भी जुड़ गया, जबकि सुनील की इनकम सीमित थी। ऐसे में मीनाक्षी अपनी बढ़ती इच्छाओं और जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसने आमदनी बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसी दौरान मीनाक्षी की मुलाकात मोहल्ले की कुछ महिलाओं से हुई जो दादागर की एक बिस्किट कंपनी में काम करती थीं। उन्हें वहां अच्छा वेतन मिलता था। बातचीत में मीनाक्षी को पता चला कि फैक्ट्री में पैकिंग का काम आसानी से मिल सकता है। उसने ये बात मन में रखी और बाद में पति से काम करने की अनुमति मांगी। थोड़ी नानो नुकर के बाद सुनील ने उसे इजाजत दे दी। इसके बाद मीनाक्षी भी उन महिलाओं के साथ काम पर जाने लगी। काम शुरू होने के बाद उसकी पूरी दिनचर्या बदल गई। वो सुबह उठकर खाना बनाती, फिर फैक्ट्री जाती और शाम को लौटकर घर के बाकी काम निपटाती। अब मीनाक्षी खुद अर्निंग करने लगी, जिससे उसे कुछ सुकून भी मिल गया। उसकी पर्सनालिटी में बदलाव आने लगा। वो अब साफ सुथरी और सजी समरी रहने लगी। इसी दौरान उसने अपने लिए एक मोबाइल फोन भी खरीद लिया। नौकरी मिलने के बाद मीनाक्षी की सोच बदलने लगी। उसे लगने लगा कि अब वो अपने पैरों पर खड़ी है और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। घर का खर्च भी ज्यादातर उसी की कमाई से चलने लगा, तो सुनील के लिए उसके मन में नाराजगी बढ़ती गई। धीरे धीरे उसे सुनील से चिढ़ होने लगी। उसे लगता कि सुनील कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता और बस उसकी कमाई पर ही टिका हुआ है। फिर उसके मन में एक ही बात घूमती रहती कि सुनील से शादी करना शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच मीनाक्षी अपने तीसरे बेटे गोपाल को भी जन्म दे चुकी थी। समय के साथ मीनाक्षी के मन से सुनील के लिए पूरी तरह लगाव खत्म हो गया। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो किसी नए और पसंदीदा साथी की तलाश करने लगी। इसी दौरान एक दिन काम से लौटते हुए उसकी मुलाकात नरेश क्यागी उर्फ बाबू सिंह से हो गई। नरेश मूल रूप से कानपुर देहात के गांव ग्रहणपुर का रहने वाला था। कानपुर में वो किराए पर ऑटो चलाता था। वो शादीशुदा था और एक बेटे का पता भी। अपनी पत्नी अनीता के साथ नौबस्ता में किराए के कमरे में रहता था। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच गए। उन्होंने फ़ोन नंबर भी आपस में बदल लिए। फिर मोबाइल पर बातें होने लगी और धीरे धीरे वे मिलना भी शुरू कर दिए। इन मुलाकातों के दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। बाबू सिंह अब मीनाक्षी के घर सुनील के न होने पर जाने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि ना तो उसे अपनी पत्नी अनीता की परवाह रही और न मीनाक्षी को अपने पति और बच्चों की जिम्मेदारी याद रही। सुनील जब घर नहीं होता, उस दौरान मीनाक्षी और बाबू सिंह के बीच शारीरिक रिश्ता बढ़ता रहा। घर में बार बार दरवाज़ा बंद रहने और दोनों के साथ दिखने से पड़ोसियों को शक होने लगा। लोगों के बीच ये बात फैल गई कि मीनाक्षी काम पर जाने का बहाना बनाकर बाहर भी मौज उड़ाती है और घर में भी सुनील की गैर हाजिरी में नाजायज संबंध बना रही है। पड़ोसियों की बातें धीरे धीरे सुनील तक भी पहुंची। उसे अंदाजा हो गया कि उसकी पत्नी किसी और से नज़दीकियां बढ़ा रही है। सुनील ने जब इस बारे में मीनाक्षी से बात करनी चाही, तब भी उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। सुनील के लिए उसकी इज्जत और जगह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मीनाक्षी अब खुलकर बाबू सिंह को अपना साथी मानने लगी थी। उसके मन पर अब न परिवार का बोझ था और न रिश्ते की कोई मर्यादा। सुनील के साथ उसका रिश्ता केवल नाम भर का रह गया था। पत्नी की बातें सुनकर सुनील अंदर तक हिल गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मीनाक्षी को समझाने की कोशिश की कि वो जो कर रही है बिल्कुल गलत है और उसे इस रिश्क भरे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मीनाक्षी किसी भी हालत में नरेश उर्फ बाबू सिंह से दूरी बनाने को तैयार नहीं हुई। इसी दौरान मीनाक्षी ने एक बेटी किरण को जन्म दिया। सुनील ने साफ कह दिया कि ये बच्ची उसकी नहीं है, बल्कि मीनाक्षी और बाबू सिंह के रिश्ते की निशानी है। इसके बाद किरण को लेकर दोनों के बीच रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि मीनाक्षी घर छोड़कर चली गई। वो चारों बच्चों, 2 बेटे और 2 बेटियों को लेकर जरली फेस 1 के किराए के कमरे में रहने लगी। ये घटना मार्च 2018 की है। पत्नी के धोखे से सुनील जरूर दुखी था, लेकिन टूट नहीं गया। न मीनाक्षी ने वापस घर आने की कोई कोशिश की और न ही सुनील उसे मनाने गया। हाँ, वो कभी कभी बच्चों से मिलने पहुंच जाता था। वो उन्हें घर के बाहर बुलाकर मिलता, हालचाल पूछता और खाने पीने की चीजें देकर वापस लौट जाता था। सुनील ने दामोदर नगर वाला कमरा छोड़ दिया और अपने दोस्त रमेश के साथ आवास विकास नौबस्ता में रहने लगा।
उधर मीनाक्षी जब पति से अलग रहने लगी तो नरेश उर्फ बाबू सिंह का उसके घर आना जाना और बढ़ गया। पड़ोसियों की बातों से बचने के लिए मीनाक्षी ने अड़ोस पड़ोस वालों को यही बता रखा था कि बाबू सिंह ही उसका पति है। मीनाक्षी अब किसी की रोक टोक में नहीं थी। वो बाबू सिंह के साथ खुलकर समय बिताने लगी। उधर बाबू सिंह भी अपनी कमाई मीनाक्षी और उसके बच्चों पर खर्च करने लगा। धीरे धीरे जब बाबू सिंह रात को भी घर से बाहर रहने लगा तो उसकी पत्नी अनीता को शक होने लगा। उसने छिपकर जानकारी जुटाई तो उसे जल्द ही अपने पति और मीनाक्षी के संबंधों का पता चल गया। घर की तंगी एक औरत झेल सकती है, लेकिन पति का किसी और औरत के साथ रिश्ते में होना सहन नहीं कर सकती। अनीता के लिए भी ये असहनीय था। एक दिन अनीता सीधे मीनाक्षी के घर जा पहुंची। वहां उसने मीनाक्षी को साफ साफ समझाया कि उसकी वजह से उसका घर टूट रहा है, इसलिए वो उसके पति से दूर रहे। लेकिन मीनाक्षी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे ये सब गलत नहीं लगता था और उसने साफ कर दिया कि वो बाबू सिंह से कोई रिश्ता तोड़ने वाली नहीं है। मीनाक्षी की साफ साफ बात सुनकर अनीता वहां से लौट गई। उसने घर जाकर अपने पति को बहुत समझाया, यहाँ तक कि रोकर जान देने जैसी बातें भी कहीं, लेकिन बाबू सिंह नहीं माना। उसने मीनाक्षी का साथ नहीं छोड़ा और उसी के साथ घूमता फिरता रहा। अब उनके अवैध रिश्तों की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और 2 साल हो गए। अब ये रिश्ता मीनाक्षी के लिए बोझ जैसा लगने लगा। उसने धीरे धीरे नरेश उर्फ बाबू सिंह से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान नरेश उर्फ बाबू सिंह को भी ये महसूस होने लगा कि मीनाक्षी अब उसे पहले जैसी अटेंशन नहीं देती। जब भी वो मिलने या साथ समय बिताने की बात करता, मीनाक्षी बहाने बना देती। वो ठीक से बात भी नहीं करती और दूर दूर रहने लगी है। शक होने पर बाबू सिंह ने छिपकर जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि मीनाक्षी के घर 2 युवक आते हैं जिनके साथ वो हंसी मजाक करती है और बाहर भी जाती है। ये सुनकर उसे यकीन हो गया कि मीनाक्षी ने उन लोगों के साथ भी रिश्ते बना लिए हैं और इसी वजह से वो उससे दूरी बना रही है। ये सब जानकर बाबू सिंह के मन में गुस्सा भर गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो मीनाक्षी को सबक सिखाएगा। 6 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 4 बजे नरेश उर्फ बाबू सिंह मीनाक्षी के घर पहुंचा। उस समय मीनाक्षी के बड़े बेटे सुरेश और राहुल घर पर नहीं थे। वो सब्जी लेने गए थे। कमरे में सिर्फ 2 साल की किरण और 5 साल का गोपाल खेल रहे थे। बाबू सिंह आते ही मीनाक्षी के करीब आने लगा, लेकिन मीनाक्षी ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिस पर मीनाक्षी उससे भिड़ गई और विरोध करने लगी। गुस्से में बाबू सिंह चिल्लाया, तूने पहले पति के साथ धोखा किया और अब मेरे साथ भी कर रही है, किसी और के साथ घूम रही है। आज तुझे इसका अंजाम दिखा दूंगा। ये कहकर उसने मीनाक्षी को पकड़ लिया और दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान उसकी नज़र पास पड़ी एक ईंट पर पड़ी। उसने झट से ईंट उठाई और मीनाक्षी के सिर पर कई वार कर दिए। मीनाक्षी का सिर फट गया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बाबू सिंह वहां से फरार हो गया। उधर सब्जी लेकर जब सुरेश घर लौटा तो कमरे में उसने अपनी मां को खून से लथपथ पड़ा देखा। ये देखकर वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर भागा। उसने पड़ोसियों को बताया कि उसकी मां की हत्या हो गई है। किसी ने तुरंत ये सूचना बर्रा पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर जसमीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो हत्या का राज खुल गया और कातिल का नाम भी सामने आ गया। पुलिस ने लगातार तलाश की और आखिरकार उसे पकड़ लिया। 16 अक्टूबर 2020 को बर्रा थाना पुलिस ने आरोपी नरेश त्यागी उर्फ बाबू सिंह को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। मीनाक्षी के 4 बच्चे अब उनके पिता सुनील के पास रह रहे हैं। इस घटना से एक बात साफ समझ में आती है कि झूठे रिश्ते, लालच और बेवफाई किसी भी घर को पल भर में तबाह कर देते हैं। अगर रिश्तों में विश्वास, इज्जत और समझदारी ना हो तो सबसे मजबूत परिवार भी बिखर जाते हैं। गलत रास्तों पर जाने से न सिर्फ इंसान अपनी इज्जत और जिंदगी बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर देता है। और गुस्से में लिया गया एक गलत कदम, जैसे हिंसा या हत्या, इंसान को सीधे कानून की कठोर सजा तक ले जाता है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी रखें, गलत संगत से दूर रहें और गुस्से में कभी ऐसा फैसला ना लें जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना ज़रूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो।
ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें क्लियर आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके रिया स्टोरी ड्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो के अंदर दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने शहर का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। मैं फिर लौट कर आऊँगी, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। जय हिंद।